हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम आपके इस सेशन में डिस्कस करेंगे जीएस 3 जनरल स्टडीज 3 का जो आपका इकोनॉमी का सेक्शन रहा है। आपके मेंस 2021 का जो एग्ज़ाम था उसमें जीएस 3 का जो इकोनॉमी के क्वेश्चंस रहे हैं उनका एनालिसिस यहाँ पर देखेंगे, किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किया जा सकता है और क्या क्या स्लीपी के रिसोर्सेज या सोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा अगर हम डिस्कस कर लें किस तरीके का पेपर आया था, तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अगर हम फॉलो करें, जो पिछले साल के 1-2 साल का अगर हम ट्रेंड देखें, तो कुछ हद तक हम देख सकते हैं कुछ बेसिक और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। वैसे ही जैसे कि आपका बजट और जो इकोनॉमिक सर्वे रहता है उस बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो इस साल भी ये देखा गया काफ़ी गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन पर्टिकुलर सेगमेंट से पूछे गए हैं। और अगर एस्पिरेंट ने इन दो चीज़ों को भी कवर किया हो तो काफ़ी हद तक जो वहाँ पर फैक्ट्स जो प्रोवाइडेड रहते हैं, अगर उन्हें अपने क्वेश्चंस में वो यूज़ करें तो काफ़ी गुड नंबर ऑफ मार्क्स वो यहाँ पर फेच कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जैसे अगर हम बात करें, 4 क्वेश्चंस आपके थे 10 मार्क्स ईच, 40 नंबर का हो गया, और आपके 4 क्वेश्चन थे 15 मार्क्स वाले 250 वर्ड्स वाले, जो कि आपका 60 नंबर। तो टोटल हम कह सकते हैं 100 नंबर की आपसे यहाँ पर इकोनॉमी पूछी गई थी। तो अब देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जहाँ पर आपसे इंडिया की जीडीपी की जो कंप्यूटेशन मेथड है, कंप्यूटिंग मेथडोलॉजी है, उसमें क्या डिफरेंस आया है बिफोर द ईयर 2015 एंड आफ्टर 2015। तो ये चीज़ अब आपसे पूछी गई है, जो कि जनरली जब भी हम जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं, तो जो कि 2015 में तो आपके लिए करंट अफेयर था, बट अब आपका स्टैटिक का पोर्शन बन चुका है, तो आपने कवर किया होगा। तो किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं? सिंपल क्वेश्चन है कि जैसे आप बता सकते हैं क्या मेथडोलॉजी थी आपकी 2015 से पहले और क्या चेंजेस आपके 2015 के बाद वहां पर आए। कि बेसिक से जो 2-3 पॉइंट्स हैं आप उनको वहां पर हाईलाइट कर सकते थे कि पहले आपकी फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट की जाती थी, अब आपकी मार्केट प्राइस पे की जाती है। बेस ईयर वहां पर आपका चेंज कर दिया गया। ठीक है जी। 2004-2005 से आपका वो 2011-12 कर दिया गया। उसके अलावा जो आपका डेटा था, पहले आपका एएसआई द्वारा वहाँ पर इकट्ठा किया जाता था, जो आपका एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज है, अब वो आपका MCA 21 द्वारा वहाँ पर तैयार किया जाता है। ठीक है जी। सारा ऑनलाइन यहाँ पर आपका डेटा इकट्ठा किया जाता है। तो ये बेसिक से हैं डिफरेंसेस। उसके अलावा आपका जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो अब आपका इनकम मेथड वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिक से पॉइंट्स आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं कि क्या डिफरेंस आया है आपके कंप्यूटिंग मेथडोलॉजी में जीडीपी की कैलकुलेशन में। ठीक है जी। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या नीड फॉर चेंज पड़ी, किस तरीके से बाकी कंट्रीज यहाँ पर इवेल्युएट करती हैं, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। ठीक है जी। कि बाकी कंट्रीज में क्या होता है कि ग्रेजुअली जो बेस ईयर है वो चेंज किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स वहाँ पर ऑब्टेन किए जा सकें कि किस तरीके से किसी भी नेशन की जो इकोनॉमी है, वहाँ की जो जीडीपी है, वो आपकी ग्रो कर रही है। ठीक है जी। तो ये एक बेसिक सा आपका एक यहाँ पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। और जब आपको एक वे फॉरवर्ड वहाँ पर देना है, अपने क्वेश्चन को कंक्लूड करना है, तो उस दौरान भी आप ये पॉइंट्स वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरी कंप्यूटिंग मेथडोलॉजी है वो और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। कि पहली बात, जो आपका एक ही डिफ्लेटर वहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है जी, इनपुट या आउटपुट पे, तो अब अगर दोनों साइड आपके इनपुट और आउटपुट पे अलग अलग डिफ्लेटर यूज़ किए जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स वहाँ पर जनरेट होंगे, जो कि जनरली यूएस और जो आपकी बड़ी इकॉनमीज है वो भी यहाँ पर आपके यूज़ करती हैं। उसके अलावा जो आपके बेस ईयर की हमने बात की कि ग्रेजुअली आपका वो चेंज होना चाहिए, कि जैसे जैसे हम आगे तरफ बढ़ते जाएं वैसे वैसे आपका बेस ईयर भी पीछे पीछे चेंज होना चाहिए, ताकि और ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स आ सकें। कि अभी हम 2011-2012 के जो प्राइसेस हैं उनके आधार पर अपने जीडीपी की कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो बेसिकली उसके बाद जितनी आपकी आइटम्स और प्रोड्यूस की जा रही हैं जो कि 2011-2012 के डेटा के अंडर नहीं इंक्लूड की जाती, अब वो आइटम्स जो हैं आपकी, वो उनसे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम अच्छे से वहाँ पर कैप्चर नहीं कर पा रहे, उनका डेटा अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे। तो जैसे जैसे बेस ईयर आपका ग्रेजुअली चेंज होता रहेगा, वैसे वैसे जो आपकी जीडीपी कैलकुलेशन है वो और ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स वहाँ पर प्रोड्यूस करती रहेगी। तो ये आपसे पूछा गया था सिंपल सा क्वेश्चन, जो कि जब भी हम पीसीएम के जो आपके लेक्चर्स रहते हैं, प्रीलिम्स कॉम्स मेंस के जो आपके बैचेस रहते हैं, इकोनॉमी का जो आपका फर्स्ट लेक्चर रहता है जहाँ पे हम बहुत ही बेसिक्स चीज़ें डिस्कस करते हैं, जिसमें आपकी जीडीपी भी एक आती है, तो उसी में ही आपका किस तरीके से चेंजेस किए गए थे विद टाइम्स, क्या क्या चेंजेस आए थे आपकी जीडीपी कैलकुलेशंस में, तो वो चीज़ें भी आपकी यहाँ पर मेंशन की गई हैं, जो कि आपको एज अ
सोर्स यहाँ पर बताया गया है कि हमारे जो नोट्स हैं, जो हमारे क्लासेस हैं, वहाँ पर ये चीज़ें कवर की गई हैं। ठीक है जी, तो आई होप आपको बेसिक से अंडरस्टैंडिंग होगी उस क्वेश्चन के बारे में। तो जनरली जब भी हम क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल से बाहर आके देखते हैं तो हमारे पास रिसोर्सेज डिस्पोजल पे रहते हैं, तो बहुत हम कह सकते हैं कि इजी लगता है कि हाँ जी ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। बट सिंस जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, जब हमारे ऊपर एक टाइम का प्रेशर रहता है, एक लिमिटेड टाइम कंडीशंस वहाँ पर रहती हैं जिसके अंतर्गत हमें वहाँ पर मैक्सिमम रिजल्ट वहाँ पर प्रोड्यूस करना है होता है, तो ये चीज़ें कब आएंगी? जब आप टाइम एंड अगेन इन चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे और फॉरमोस्ट थिंग कि जो आपने ये चीज़ें पढ़ी भी होंगी। ठीक है जी, तो हालांकि बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत बार कवर भी किया जाता है, और जो हमारा फ्री इनिशिएटिव है जो कि यूट्यूब क्लासेस आपकी चलती हैं जिसमें फ्री सेशंस आपके अपलोड किए जाते हैं, तो 2017 में भी इससे रिलेटेड आपका एक सेशन वहाँ पर लगाया गया था कि क्या चेंजेस किए गए थे जीडीपी कैलकुलेशंस में। ठीक है जी, तो आई होप जिन्होंने एग्जाम दिया है उन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो और अच्छे से यहाँ पर मैक्सिमम हम कह सकते हैं स्कोर यहाँ पर जनरेट किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन जो कि आपका बजट का रहता है कि कैपिटल बजट और जो रेवेन्यू बजट है क्या इनके बीच में डिफरेंस है, डिस्टिंग्विश कीजिए इन दोनों के बीच में। और कहा जा रहा है दूसरे पार्ट में कि एक्सप्लेन कीजिए इनके कंपोनेंट्स, इन बजट के क्या क्या कंपोनेंट्स रहेंगे। तो इंट्रोडक्शन बहुत ही सिंपल है कि डिफरेंस आप बता सकते हैं कैपिटल और रेवेन्यू बजट के बारे में। कि सिंपल सी बात करें, जो आपका रेवेन्यू बजट है, डे टू डे जो एक्सपेंडिचर होगा, डे टू डे जो रिसीट्स वहाँ पर रहेंगी वो आपकी रेवेन्यू बजट में डाली जाएंगी। कैपिटल बजट में आपकी कौन सी जाएंगी? जो वंस इन अ वाइल आपका इस तरीके का खर्चा या फिर रिसीट्स वहाँ पर रहेंगी। ठीक है जी, सिंपल सा आप वहाँ पर की डिफरेंस बता सकते हैं दोनों के बीच में। फिर इनके जो कंपोनेंट्स रहेंगे कि दोनों की रिसीट्स और दोनों के एक्सपेंडिचर्स, उनके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है जी, कंपोनेंट्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका कंक्लूजन है आप उससे कैसे कंक्लूड करें कि आप कुछ वहाँ पर जो बजट, जो आपका रिसेंट बजट था उससे रिलेटेड जो आपके वहाँ पर फैक्ट्स हैं इन दोनों कंपोनेंट्स के, कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट के, उन्हें वहाँ पर कोट कर दी ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक तो कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है, साथ के साथ एकदम अप टू डेट नॉलेज है कि आपने इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स भी अपने कवर कर रखे हैं। तो तभी हम कहते हैं कि जब भी यूपीएससी के लिए पढ़ना है तो ऐसा नहीं करना है कि इस बार मैं प्री के लिए पढ़ूंगा, इस बार मैं मेंस के लिए पढ़ूंगा। जी नहीं, आपको अपनी तैयारी रखनी है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए कि थॉरोली सब्जेक्ट कवर करना है, थॉरोली कोई भी टॉपिक आपका कवर करना है ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आप वहां पर आंसर कर सकें। ठीक है जी, तो वही चीज़ आपसे यहाँ पर पूछी गई थी। और बजट से रिलेटेड अगर आप यहाँ पर अपने पॉइंट्स कोट कर देते हैं तो डेफिनेटली आपको एक ज़्यादा एज मिलता है, क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है, बेसिक आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स यहाँ पर कोशिश करेंगे ज़्यादा स्कोर करने की। ठीक है जी, तो आपको एज कैसे मिलेगा? जब आप इस तरीके की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर कोट करेंगे। अब ऐसे फैक्ट्स बाहर कहना तो बहुत ईजी रहता है कि आप कोट कर दीजिए, बट आप इसे कोट भी कैसे कर पाएंगे कि जब आपका बजट और रिको सर्वे रिलीज किया जाएगा तो हर दूसरे तीसरे हफ्ते एक बार नज़र ज़रूर डालिए, देखिए क्या क्या चीज़ें की हाईलाइट्स थी, वो डेफिनेटली आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट आपको वहाँ पर जनरेट करती हैं। तो अब यही चीज़ बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, जो भी हमारा पीसीएम का लेक्चर रहता है तो उसमें आपका जो गवर्नमेंट फाइनेंस का जो आपका लेक्चर रहता है वहाँ पर आपके कंपोनेंट्स यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं, दोनों ही कैपिटल और रेवेन्यू बजट के। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। बात की जा रही है कि किस तरीके से जो आपके लैंड रिफॉर्म्स थे कि इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कि उन्होंने हेल्प किया किसमें? इन द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। अब यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं। पहला तो आपका क्या है? लैंड रिफॉर्म्स। सेकंड क्या कह रहे हैं? सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। की जो क्वेश्चन है वो खुद यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है कि कुछ पार्ट ऑफ द कंट्री में ही आपका जो ये लैंड रिफॉर्म्स हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं किस तरीके से इन लैंड रिफॉर्म्स ने हेल्प किया, किसमें? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को वहाँ पर इंप्रूव करने में, किसके? मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स की। अब ये कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके अराउंड अपना क्वेश्चन हम यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करेंगे। कि शुरुआत आप लैंड रिफॉर्म्स के डेफिनेशन से कर दीजिए कि बेसिकली जो आपके लैंड रिफॉर्म्स क्या हम उन्हें समझते हैं, क्या उनकी डेफिनेशन है कि जो आपकी रीडिस्ट्रीब्यूशन की जाती है लैंड की फ्रॉम रिच टू पुअर, कि बेसिकली इसमें आपके जो ओनरशिप की रेगुलेशन है वो आपकी इंक्लूड की जाएंगी, ऑपरेशन किस तरीके से की जाएगा, लीजिंग
लीजिंग किस तरीके से होंगी, सेल या इनहेरिटेंस ऑफ लैंड किस तरीके से होगा। तो ये सभी चीज़ें आपकी बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स में ही इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है जी। अब जैसे कि आपको पता है कि आज़ादी के बाद से बहुत ही इनइक्वालिटीज़ रही हैं, मैसिव इनइक्वालिटीज़ रही हैं वेल्थ और इनकम में। तो बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स आपकी इसलिए सरकार द्वारा वहाँ पर एक मेजर स्टेप लिया गया ताकि जो ये बहुत ही एडवर्स कंडीशंस में कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आपकी वहाँ पर रह रही है, उन्हें एक नया पर्पस यहाँ पर दिया जा सके, उन्हें एक नया सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर जनरेट करने के लिए दिया जा सके। तो बेसिकली यहाँ पर फिर आप बता सकते हैं कि कुछ ही स्टेट्स में आपका सक्सेसफुल रहा है। जैसे अगर हम J&K की यूनियन टेरिटरी के बारे में ही बात करें, केरला के बारे में बात करें, वेस्ट बंगाल का आप एग्जांपल यहाँ पर कोट कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि बेसिकली ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर ये सक्सेसफुल रहा है। अब यहाँ पर मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स, अब ये पर्टिकुलर टर्म आपकी यहाँ पर इंक्लूड की गई है, तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा एज यहाँ पर क्या रहेगा कि इनकी डेफिनेशन यहाँ पर ऐड कर दीजिए कि कितना पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड अगर कोई एक्वायर करके रखता है कि जिसका वो बेसिकली वो हम कह सकते हैं उनके नाम अगर वो पीस ऑफ लैंड रहता है तो वो आपके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स रहेंगे। क्या क्राइटेरिया है यहाँ पर, तो आपका एग्रीकल्चर सेंसस का डेटा यहाँ पर यूज हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये चीज़ आपने बता दी। फिर आप बता सकते हैं कि किस तरीके से जो आपके लैंड रिफॉर्म्स हैं उन्होंने इन लैंड रिफॉर्म्स के चलते आपकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस यहाँ पर इंप्रूव हुई हैं। ठीक है जी। कि बेसिकली कि एक तो पहली बात इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर बन गया है। अब जो बड़े आपके जो लैंड होल्डर्स रहते हैं, ठीक है जी, अब उनको क्या रहता है वहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करने का ज़्यादा रहता है। अब आपका अगर इस तरीके के स्मॉल और मार्जिन फार्मर्स को एक पीस ऑफ लैंड दे दी जाए, अब वहाँ पर उनका क्या रहेगा कि रेवेन्यू ज़्यादा ज़्यादा जनरेट करना है, मैक्सिमम यील्ड यहाँ पर जनरेट करनी है, बट साथ के साथ जो उनका लैंड रिसोर्स है उसे भी कंजर्व करके रखना है। ओवर इरीगेशन भी यहाँ पर नहीं करनी है कि जो आपका लैंड रिसोर्स है उसे हम ओवर एग्जॉस्ट वहाँ पर कर दें। तो वो जो आपका स्मॉल और मार्जिनल फार्मर रहेगा वो उस तरीके से उसकी सोच रहेगी। ठीक है जी। कि मैक्सिमाइजेशन रेवेन्यू की हो, प्रॉफिट की ना हो। ठीक है जी। और साथ के साथ बेटर एग्रीकल्चर आउटपुट भी वो वहां पर जनरेट करके देगा, जिसके चलते जो उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो भी डेफिनेटली वहां पर इंप्रूव होंगी। ठीक है जी। और उसके अलावा आपका क्या किया जा सकता है कि बेसिकली जैसे जो आपका हम प्रधानमंत्री जनधन योजना है, जिसके चलते आपके हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की यहाँ पर जितने फार्मर्स हैं उन्हें कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा ज़्यादा को आपकी जो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की जा सके, सभी के बैंक अकाउंट्स वहाँ पर खोले जा सकें। तो इस तरीके के पॉइंट्स आप वहाँ पर कोट कर सकते हैं कि और किस तरीके से इनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस वहाँ पर इंप्रूव हो सकती हैं, जो कि जनरली हर एक क्वेश्चन में आप एक बात समझ के रखिए कि वे फॉरवर्ड के दौरान तो आपको एक दो ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट्स तो वहाँ पर देने ही हैं कि कैसे ये चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंक्लूड कर सकते थे। तो बेसिकली जो हमारे पीसीएम का लेक्चर है, जो कि आपका इकोनॉमी सेक्शन है, जो पीसीएम कोर्स का इकोनॉमी सेक्शन है, उसमें आपका लैंड रिफॉर्म्स का अलग से एक पूरा लेक्चर है, अलग से आपके 2-3 पार्ट्स में आपका लैंड रिफॉर्म्स कवर किए जाते हैं, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स का पोर्शन वहाँ पर कवर किया जाता है। ठीक है जी। तो ये आपके लिए एक पर्टिकुलर सोर्स है। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपकी बात हो रही है माइक्रो इरिगेशन के बारे में। कह रहे हैं कि हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट वुड माइक्रो इरिगेशन हेल्प इन सॉल्विंग इंडियाज वाटर क्राइसिस। 150 वर्ड्स का आपका क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन था। तो बेसिकली अब यहाँ पर आपके कीवर्ड्स क्या क्या हैं, इंडिया के वाटर क्राइसिस, माइक्रो इरिगेशन। अब उसी के अराउंड हमारा क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर रहेगा, हम उसी के अराउंड अपना आंसर वहाँ पर स्ट्रक्चराइज करेंगे कि बेसिकली इंट्रोडक्शन में आप शुरुआत कीजिए कि इंडियन एग्रीकल्चर जो है आपको पता ही है मानसून डिपेंडेंट है। मेन पॉइंट यहाँ पर रहेगा, आप फैक्ट्स यहाँ पर कोड कर दीजिए कि अराउंड 60% ऑफ द जो हमारा हम कह सकते हैं कल्टिवेबल लैंड है वो आपका मानसून डिपेंडेंट वहाँ पर रहता है, मोर देन 60% ही है। ठीक है जी। आप ये चीज़ यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब वहाँ पर बताइए माइक्रो इरिगेशन क्या है, कि बेसिकली मिनिमम से मिनिमम वाटर में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट वहाँ पर जनरेट करनी है, एग्रीकल्चरल आउटपुट वहाँ पर जनरेट करनी है। तो उसकी टाइप बता सकते हैं आप, बेसिकली किसी भी चार्ट की फॉर्मेशन में आप टाइप्स वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्रिस्प फॉर्मेट में वहाँ पर बता सकते हैं। अब उसके बाद जो आपका प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना है, अब बेसिकली ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली इसी स्कीम के अराउंड आपका ये रिवॉल्व करता है। स्कीम के बारे में बताइए किस तरीके से आपका माइक्रो इरिगेशन पर काम किया जा रहा है इस पर्टिकुलर स्कीम के चलते, जिसमें आपका पर ड्रॉप मोर क्रॉप का यहाँ पर इनिशिएटिव रखा गया है, इसका बेसिकली कंपोनेंट है। तो वही चीज़ आप यहाँ पर बताइए। फिर इससे रिलेटेड क्या क्या आपके स्टार्ट्स रहे हैं माइक्रो इरिगेशन से इंडिया में,
कि किस तरीके से जो आपका हम कह सकते हैं कि कुछ आपके स्टेट्स हैं जहां पर जो माइक्रो इरिगेशन है वो मोर देन हाफ ऑफ द कल्टिवेबल जो हम कह सकते हैं नेट एरिया अंडर माइक्रो इरिगेशन है वो काफ़ी ज़्यादा वहां पर बढ़ चुका है। जैसे कि आपके कुछ स्टेट्स हम यहाँ पर कह सकते हैं सिक्किम हो गया, ठीक है जी, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो ये डेटा आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आप ये बता सकते हैं कि जो फेब 2021 तक का डेटा देखा जाए तो अभी सिर्फ 19% जो हम कह सकते हैं एवरेज पेनिट्रेशन हुआ है इंडियन एग्रीकल्चर में माइक्रो इरिगेशन का, ठीक है जी। तो यहाँ पर अभी ज़रूरत है और ज़्यादा स्टेट्स को माइक्रो इरिगेशन अडॉप्ट करने का, और इस स्कीम के चलते वहाँ पर सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स में आपकी माइक्रो इरिगेशन वहाँ पर ऐड की जा सके, ताकि जो हमारी इंडिया की वाटर क्राइसिस है, जो आपका मानसून डिपेंडेंट जो हमारा एग्रीकल्चर है, उसे कम से कम मानसून डिपेंडेंट बनाया जा सके, और जो हमारे पास अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज हैं वहीं से ही मैक्सिमम एग्रीकल्चरल आउटपुट वहाँ पर जनरेट की जा सके। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत डेटा और फैक्ट्स आप वहाँ पर मेंशन करके अपने क्वेश्चन को वहाँ पर स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिक सा आइडिया है कैसे आप वहाँ पर, हम ये नहीं कहेंगे बिल्कुल मॉडल आंसर है ये, बट इस तरीके से एक अप्रोच वहां पर दी जा सकती है अगर पर्टिकुलरली इस तरीके का क्वेश्चन वहां पर आए कि कीवर्ड्स उठाने हैं, उन्हीं के अराउंड अपना आंसर वहां पर स्ट्रक्चराइज करना है, ठीक है जी। अब यही चीज जो आपकी पूरी जितनी भी स्कीम्स रहती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि पिछले 3 से 4 साल की जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जिनके लिए नए से नया बजट जो आपका अनाउंस किया जाता है, तो उनसे रिलेटेड आपके नए नए कंपोनेंट्स वहाँ पर नया नया पैसा एलोकेट किया जा रहा है, तो डेफिनेटली वो स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट तो बनी जाती है। कि सरकार ने अगर रख दिया है कि हमने 1000 करोड़ किसी पर्टिकुलर एक एग्रीकल्चर स्कीम में लगाना है, तो डेफिनेटली आपके दोनों ही प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्कीम इंपॉर्टेंट बनी जाती है, ठीक है जी। तो हमारी भी यहीं पर यही कोशिश रहती है कि जितनी भी ऐसी इंपॉर्टेंट स्कीम्स रहें वो हमारे PCM का जो इकोनॉमी सेक्शन है वहाँ पर एग्रीकल्चर का जो आपका एक लेक्चर रहते हैं, 4 से 5 लेक्चर रहते हैं इकोनॉमी के, सॉरी एग्रीकल्चर के, तो वहाँ पर आपके सभी इंपॉर्टेंट स्कीम्स भी और इस तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी कवर किए जाते हैं, ठीक है जी। बढ़ते हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की ओर, जहां पर आपके ये 250 वर्ड्स के क्वेश्चन थे, 15 नंबर के क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे गए थे। तो अब जो पहला क्वेश्चन, जो 11th क्वेश्चन बेसिकली इस सेगमेंट का है, वो क्या कह रहा है आपसे कि डू यू अग्री कि जो इंडियन इकोनॉमी है दैट हैज रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड वी शेप्स रिकवरी, ठीक है जी। अब आपसे यहां पर क्या कहा जा रहा है कि आप कुछ रीजंस दीजिए इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है जी। 250 वर्ड्स का आपका ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपसे बात रखी जा रही है कि क्या इंडिया ने इस तरीके की रिकवरी यहाँ पर विटनेस की है या नहीं की है। अब बेसिकली जो आपका बजट है, इको सर्वे है, जो कि लेटेस्ट रिलीज किया गया है, लास्ट ईयर जो रिलीज किया गया था, तो उसमें तो ये बात रखी गई है कि इंडिया आपका वी शेप रिकवरी वहाँ पर एक्सपीरियंस करेगा या कर रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो आपसे बात रखी जा रही है वी शेप रिकवरी की, मतलब क्या है कि एक शार्प अप टर्न आएगा आपके क्विक डिक्लाइन के बाद, ठीक है जी। आप इस चीज़ से यहाँ पर समझ सकते हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पर आपका क्या चीज़ बनती है, कीवर्ड्स क्या क्या हैं कि पहली बात तो वी शेप रिकवरी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, और सिंपल आपकी इंडियन इकोनॉमी को भी बिल्कुल हाईलाइट किया गया है। अब यही दो आपके कीवर्ड्स हैं और आपसे डायरेक्टली ओपिनियन यहाँ पर मांगा जा रहा है, तो आपको वन साइडेड भी अपना ओपिनियन नहीं रखना है। किस तरीके से हम इसको अप्रोच करेंगे कि जी हाँ, जब आपका बजट और इको सर्वे कह रहा है वहाँ पर इस तरीके की रिकवरी आएगी, तो आपको वहाँ पर अग्री करना है कि जी हाँ, ये जो बात रखी गई है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि वी शेप रिकवरी आएगी, कि जो हम कह सकते हैं कि जो आपका -7% था जो आपका फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फिजिकल ईयर 2021 से, जो आपका 20% पर जो हम कह सकते हैं जो जंप आया वहाँ पर, जिसके चलते ये वी शेप रिकवरी का आपका जो ग्राफ जनरेट हुआ है, तो आप इस चीज़ से एग्री कीजिए, इन फैक्ट्स को यहाँ पर मैंशन कीजिए, नंबर्स को यहाँ पर मैंशन कीजिए जो कि आपकी इको सर्वे बजट में बताए गए हैं, और विद ग्राफ अगर आप वहाँ पर मैंशन कर देंगे तो डेफिनेटली आपको एक बेटर एज वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है जी। अब ये तो रही बात कि आपने यहाँ पर बात रख दी कि जी हाँ, ये नंबर्स हैं, ये डेटा है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वी शेप रिकवरी आई है। अब उसके बाद आप बताइए किस तरीके से जो कोविड-19 पेंडेमिक रहा है, जिस तरीके से आपके लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस रही, कि उसका इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन इकोनॉमी में, कि हम इजीली कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं 3 साल पीछे हमारी इकोनॉमी चल रही है। या बाकी कुछ इकोनॉमिस्ट के बारे में अगर हम देखें, कुछ कहते हैं 7 से 8 साल चलेगी, कुछ कहते हैं 8 से 9 साल या 10 साल जा चुकी है। तो बेसिकली वही चीज़ आप यहाँ पर बताइए कि इस तरीके से हमारी इकोनॉमी पीछे
जा चुकी है कि हम उतनी मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पर जनरेट नहीं कर पाए हैं, उतनी इकॉनमी यहाँ पर जनरेट नहीं कर पाए हैं जितनी हम पहले करते थे। और जिस हिसाब से अगर जो अभी प्रेडिक्शंस लगाई जा रही हैं, जो आपका 2018-2019 का जो डेटा था, अब उसके हिसाब से जीडीपी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उस लेवल तक हम अभी आ पाएंगे अगर हमारी इसी तरीके से ग्रोथ होती रही। ठीक है जी, बट स्टिल अभी दोबारा से आपका थर्ड वेव हिट कर चुकी है। अब किस तरीके से यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी रिस्पॉन्ड करती है इस पर्टिकुलर चीज़ को, सरकार किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, कैसी रिस्ट्रिक्शंस, और अगर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो हो सकता है उसका डाउनफॉल भी देखना पड़े। बट यहाँ पर आप बता सकते हैं कैसे पेंडेमिक ने इम्पैक्ट किया हमारी इकोनॉमी को, और सरकार द्वारा क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर लिए गए। आत्मनिर्भर अभियान के बारे में बताइए, मॉरेटोरियम जो इनिशिएटिव्स लिए गए सरकार द्वारा उनके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। 2-3 पॉइंट्स में आप इन चीज़ों को मेंशन कीजिए, फिर बताइए कि क्या क्या यहाँ पर फ्यूचर टारगेट्स हैं। ठीक है जी, कि बेसिकली जो हमारा 2025 का हम कह सकते हैं जो यहाँ पर टारगेट रखा गया था, तो अब उसके चलते जो आपका ये 5 ट्रिलियन का जो ये टारगेट रखा गया था 2025 का, अब ये तो बहुत मुश्किल यहाँ दिख रहा है कि ये अचीव हो पाएगा। ठीक है जी, क्योंकि इस तरीके से आपका पेंडेमिक हिट कर चुका है जिसकी वजह से आपकी जो इकॉनमी है वो स्लो डाउन हो चुकी है, स्टैगफ्लेशन की जो सिचुएशन है वो आपकी यहाँ पर राइज हो गई थी। तो अब यहाँ पर जो 2030 का टारगेट है कि थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनना है, और जो अभी हम कह सकते हैं कि अराउंड 6.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकॉनमी यहाँ पर बनना है, वो डेफिनेटली यहाँ पर अचीव की जा सकती है अगर हम इसी तरीके से अराउंड 10% की अगर हम इकॉनमी ग्रोथ एवरेज देखें थ्रू आउट द ईयर्स, तो अगर ये रहेगी तो डेफिनेटली ये जो फ्यूचर टारगेट्स हैं हम यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ बताते हुए साथ ही साथ आप कुछ और पॉइंट्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हुए, कि जनरली जब भी इस तरीके के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आपके लागू किए जाते हैं, डिमोनेटाइजेशन के बारे में ही बात कर लें, जीएसटी के बारे में ही बात कर लें, कि उस दौरान भी जिस तरीके के आपके ये इनिशिएटिव्स वहाँ पर लिए गए, वहाँ पर भी इकॉनमी में जो आपका जीडीपी का जो हम कह सकते थे डेटा था, जो हमारी इंडियन इकॉनमी थी, उसमें भी आपका कुछ स्लो डाउन वहाँ पर एक्सपीरियंस किया गया था। तो जब भी ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए जाते हैं तो वहाँ पर इकॉनमी को थोड़ा टाइम लगता है उन रिफॉर्म्स के आधार पर अपनी पटड़ी को वहाँ पर सेट करना, कि उन रिफॉर्म्स को वहाँ पर डाइजेस्ट करना। ठीक है जी, तो अब जैसे पेंडेमिक हुआ है उसमें सरकार ने रिफॉर्म्स लिए हैं, अब इकॉनमी भी थोड़ा टाइम लेगी उस चीज़ को एडजस्ट करने में, तो डेफिनेटली थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ आप अपने फ्यूचर टारगेट्स को यहाँ पर मेंशन करते हुए अपने आंसर को यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, जो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है वी शेप रिकवरी के बारे में इंडियन इकोनॉमी के, अब ये चीज़ इकोनॉमिक सर्वे जब आपका डिस्कस किया गया था तब आपको यहाँ पर मेंशन की गई थी चीज़ें। ठीक है जी, साथ में डेटा भी आपको प्रोवाइड किया गया था, इको सर्वे ही आपका यहाँ पर चैप्टर 1 एक्सप्लेन किया गया था। तो और साथ के साथ जो आपका बजट था उसमें आपका वी शेप रिकवरी का जो चार्ट था ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया था। अब यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड किया जा सकता है, वो क्या है कि के शेप रिकवरी भी यहाँ पर हो सकती है, कि जो आपकी रिकवरी है यहाँ से इम्प्रूव तो हो रही है बट सभी की नहीं हो सकती ना, सभी की तो यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो सकती। कि अगर हम पेंडेमिक के बाद की ही बात कर लें कि जो आपके ऑनलाइन एजुकेशन है, ठीक है जी, जो आपकी ये इस तरीके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, डेफिनेटली यहाँ पर ग्रोथ देखी गई है। बट उसके अलावा जो आपके बाकी जो एंटरटेनमेंट हो गया या जैसे आपके वेडिंग डेकोरेटर्स हो गए, इन सभी जो इन पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इकोनॉमी में आपके जो एम्प्लॉयड आपके वर्कर्स हैं, अब उन्हें तो यहाँ पर उनका तो लाइवलीहुड यहाँ पर ख़त्म हो गया पेंडेमिक की वजह से। तो अब जो ये रिकवरी है आप एक ऑल्टरनेटिव व्यू भी वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं पहले स्टेटमेंट को अग्री करने के बाद, कि यहाँ पर आपकी के शेप रिकवरी भी हो सकती है। बट जो आपकी के शेप रिकवरी किस तरीके से, कि ये जो आपका पर्टिकुलर जो ये ग्राफ है ये इतना पॉजिटिव है कि ये इसके नेगेटिव को वहाँ पर ओवरकम कर सकता है। ठीक है जी, इस तरीके से आप कुछ ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर समझाई गई थी जब आपका बजट का पूरा सेशन डिस्कस किया गया था, जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी। तो ये सभी चीज़ें आपके प्रीक्योर में भी डिस्कस किए हैं कि किस तरीके से आपकी के शेप रिकवरी होती है, कि कुछ प्रोफेशनल्स को यहाँ पर आपके फ़ायदा मिल जाता है किसी एक जब भी कोई इस तरीके के रिफॉर्म्स लिए जाते हैं, और कुछ आपके एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी रहती है उन्हें वहाँ पर बेसिकली इतना फ़ायदा नहीं मिलता उस चीज़ का। तो ये सब चीज़ें हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं, पीसीएम हो गया, प्रीक्योर हो गया, या फिर जो यूट्यूब के सेशंस होंगे, इन सभी चीज़ों में आपका ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन था जिससे रिलेटेड जितना भी डेटा था बजट में तो था ही, इको सर्वे में भी था, साथ साथ हमने भी उसे आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की है। तो हम कह सकते हैं काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ी यहाँ पर जो आपका स्ट्रक्चर रहेगा वो काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा किस तरीके से आपको यहाँ पर मार्क्स मिलते हैं। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब 12th क्वेश्चन में बात हो रही है, दो चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है कि ये एसेंशियल है फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आपसे पूछा जा रहा है डिस्कस इन द लाइट ऑफ इंडियाज एक्सपीरियंस, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट बताई जा रही है किस चीज़ के लिए, रैपिड और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अब यहाँ पर जो आपको पॉइंट्स रखने हैं, कीवर्ड्स क्या क्या हैं, कि पहली बात तो इंडिया के एक्सपीरियंस के बारे में बात हुई है, तो मतलब आपको कुछ पास्ट डेटा यहाँ पर रखना पड़ेगा। उसके अलावा आपके इंफ्रा में किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं, ठीक है जी। अब इसे किस तरीके से स्ट्रक्चराइज करेंगे कि शुरुआत कर लीजिए कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं भारत सरकार द्वारा। तो 11th और जो 12th 5 ईयर प्लान है, अगर आपने उसके बारे में पढ़ा है, आप बहुत पहले से इन सभी चीज़ों के बारे में नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है अगर आप उस डेटा को वहाँ पर कोट कर सकें, कितना वहाँ पे सरकार ने प्रॉमिस किया, कितना वहाँ पर उन्होंने खर्च किया, ठीक है जी। या फिर जो रिसेंट बजट में जो आपका यहाँ पर बात रखी गई थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्या क्या आपकी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर की जाएगी, ठीक है जी। अब ये चीज़ यहाँ पर रखी गई है, और ये आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं, इन पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। फिर आप बताइए कुछ रिसेंट इनिशिएटिव्स के बारे में, जैसे कि आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हो गया, ठीक है जी। नंबर ऑफ एसेट्स यहाँ पर आपकी क्रिएट करने की बात की जा रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बात की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स को आपका इंक्लूड किया। रेलवेज़ के भी बारे में बात करें, ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था कि काफ़ी हद तक जो आपके ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उसमें आपके जो रेलवे से रिलेटेड कुछ एसेट्स हैं उन्हें अब आपका मोनेटाइज करने की कोशिश की जाएगी, प्राइवेट प्लेयर्स को वहाँ पर बुलाया जाएगा ताकि वो उसमें इन्वेस्ट करें, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट वहाँ पर जनरेट की जा सके। क्यों करती है सरकार ये चीज़, कि बेसिकली सरकार पहले ही उन एसेट्स में पैसा लगा चुकी है बट उस तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे सरकार क्या चाहती है कि और उनकी परफॉर्मेंस बढ़ाई जा सके, बट अब वो पैसा नहीं लगा सकती तो वो प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पर उतार रही है, ठीक है जी। उसके अलावा जो यहाँ पर कीवर्ड है इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, अब आप फिर इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में तो सुना होगा, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, कि जो हम आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रहती है, ठीक है जी, इक्वल नहीं है, ठीक है जी, इनइक्वालिटीज वहां पर प्रेजेंट है, तो उसे और ज्यादा इंक्लूसिव यहां पर बनाना है कि सभी की ही एक साथ इकोनॉमिक ग्रोथ हो। अब वहां पर आप किस तरीके से बता सकते हैं कि जो आपकी एफडीआई की जो इनफ्लोज हैं, ठीक है जी, कि कुछ एक आप ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर वो सबसे ज्यादा आपकी कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे कि अगर हम बात करें गुजरात में आपकी सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है एफडीआई इनफ्लोज, फिर आपका महाराष्ट्र आता है, ठीक है जी, फिर आपका कर्नाटका आ जाएगा, फिर आपका दिल्ली आ जाएगा। तो ये आपका बेसिक सा हम कह सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में है किस तरीके से जो आपकी एफडीआई इन्फ्लुएंस है एज पर द रिसेंट डेटा। अब ये जो आपका एफडीआई इन्फ्लुएंस है, अब इनका जो अगर हम देखें तो मोर देन 70% जो आपकी एफडीआई इन्फ्लुएंस हो रही है पर्टिकुलरली इन्हीं 4 स्टेट्स में की जा रही हैं। तो एक तरीके से जो आपकी इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है जो एफडीआई के थ्रू यहाँ पर की जा रही है, वो इस तरीके से आपकी इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ का जो टारगेट जो यहाँ पर बात रखी जा रही है उसे अचीव नहीं कर पा रही। तो यहाँ पर सरकार को क्या करना है कि आप फिर अपने वे फॉरवर्ड में बताइए कि सरकार को यहाँ पर इनिशिएटिव्स लेने हैं उन बाकी स्टेट्स के लिए भी, कि वहाँ पर जो आपके इस तरीके के हम कह सकते हैं जो नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स हैं कि उन पर और ज़्यादा काम किया जा सके, और ज़्यादा प्रोजेक्ट सरकार इस तरीके के ले वहाँ पर पीपीपी पार्टनरशिप के थ्रू वहाँ पर इस तरीके के प्रोजेक्ट्स ले, ताकि वहाँ पर भी आपकी इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो सके, इन्वेस्टमेंट वहाँ पर की जा सके, ताकि आपकी इस तरीके की रैपिड और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ भी वहाँ पर हो सके। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके आधार पर आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। तो बेसिकली अब इससे रिलेटेड जितने भी मेजर इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है जी, जो कि सरकार द्वारा, कहाँ से पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे बजट से, कि जो आपकी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं कि वहाँ पर कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के आपके इनिशिएटिव्स हैं जो कि आपके लास्ट ईयर डिस्कस भी किए गए थे, थॉरली डिस्कस किए गए थे, जो आपकी समरी आती है बजट की उसी में से डिस्कस किए गए थे, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप काफ़ी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं इनिशिएटिव्स में भी, कि जो आपका लॉजिस्टिक्स इंडेक्स है उसमें जो इंप्रूवमेंट आई है, फिर जो आपका यहाँ पर लीड्स इंडेक्स जो यहाँ पर जनरेट किया जाता है स्टेट्स का, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर बताते हुए और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी फोकस रखते हुए कि क्या सरकार यहाँ पर नए स्टेप्स ले सकती है, उन्हें कंक्लूजन में मेंशन करते हुए अपने आंसर को यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है, आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर हुई होंगी। 13th क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन में आपसे बात हो रही है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में। कुछ सेलिएंट फीचर्स आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपसे यहाँ पर एक्ट के बारे में पूछ लिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि किस तरीके से जो फूड सिक्योरिटी बिल है इसने हेल्प किया है इन एलिमिनेटिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। 250 वर्ड्स का आंसर,
ठीक है जी, 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या क्या हैं दोबारा से देख लेते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का, फिर बात की जा रही है हंगर और माल न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है जी। अब ये हैं आपके कीवर्ड्स। अब इन्हीं के आधार पर हम अपना क्वेश्चन वहाँ पर स्ट्रक्चराइज करेंगे कि शुरुआत किस तरीके से करेंगे कि सेलिएंट फीचर्स जो आपके इस पर्टिकुलर एक्ट के हैं इनको यहाँ पर मेंशन कीजिए कि बताइए क्या क्या बातें यहाँ पर रखी गई थी इस पर्टिकुलर एक्ट में, जो कि आपका 3:1 का जो रूल है, 3 रुपये पर केजी आपको यहाँ पर राइस प्रोवाइड किया जाएगा, 2 रुपये में आपको वीट और 1 रुपये में आपको जो इस तरीके के ग्रेन्स रहते हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, ठीक है जी, कि आपका सेलेंट फीचर है। फिर मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं कि क्या किस तरीके से यहाँ पर कवरेज करने की बात की गई है। अंत्योदय अन्न योजना के जो आपके बेनिफिशियरीज हैं उनको क्या एक्स्ट्रा यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है इस पर्टिकुलर एक्ट के दौरान। तो ये सब चीज़ें आपके सेलेंट फीचर्स यहाँ पर मेंशन हो गए। अब बात आती है कि किस तरीके से जो ये फूड सिक्योरिटी बिल है इसने हेल्प किया है इन एलिमिनेटिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। अब यहाँ पर अब जो ये बात रखी कि कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा की जा सके, 75% ऑफ द आपका रूरल पॉपुलेशन उन्हें कवर करना है, 50% आपकी अर्बन पॉपुलेशन को यहाँ पर कवर करना है। तो कवरेज की तो आपकी जो बात है वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हो गया, जस्टिफाई हो गया, ठीक है जी। और चीप प्राइसेस पे आपको वहाँ पर प्रोवाइड करना है तो वो भी आपका यहाँ पर हो गया। तो इन दो चीज़ों से मैक्सिमम लोगों तक आपका फूड तो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हंगर की प्रॉब्लम तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपकी रिजॉल्व हो रही है, बट जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर बिल के थ्रू रिजॉल्व होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर माल न्यूट्रिशन इंश्योर करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर स्टेप नहीं लिया जा रहा है, ठीक है जी। तो और जनरली अगर हम सरकारी डेटा के हिसाब से ही बात करें कि बहुत समय से आपका जो इस पर्टिकुलर जो डेटा रहता है कि कितनी गरीबी है, कितने लोग आपकी पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, क्या वहाँ पर माल न्यूट्रिशन लेवल्स हैं, तो ये जो डेटा है काफ़ी समय से रिलीज भी नहीं किया गया सरकार द्वारा। तो यहाँ पर अब आप क्या कह सकते हैं कि ऑल दो जो आपका फूड सिक्योरिटी बिल है, जो पर्टिकुलरली ये जो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, हंगर को तो जो इशू है हंगर को तो एलिमिनेट करने पर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, बट माल न्यूट्रिशन पर ये उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि माल न्यूट्रिशन के बारे में ऐसा कोई यहाँ पर पर्टिकुलरली बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि आप बताइए कि किस तरीके से माल न्यूट्रिशन टैकल की जा सकती है। तो यहाँ पर आप और इनिशिएटिव्स बता सकते हैं कि राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में जो यहाँ पर बात चल रही है, आईसीडीएस का जो इनिशिएटिव यहाँ पर लिया जा रहा है, फिर आपका किशोरी शक्ति योजना है यहाँ पर जो क्या एडोलसेंट गर्ल्स के लिए यहाँ पर इंश्योर किया गया है ताकि उनके माल न्यूट्रिशन लेवल्स को वहाँ पर अच्छे से टैकल किया जा सके। तो इन इनिशिएटिव्स को मेंशन करते हुए कि सरकार के इनिशिएटिव जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था इसे तो बता दिया कि माल न्यूट्रिशन को ये वहाँ पर रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, बट सरकार के द्वारा बाकी इनिशिएटिव्स हैं जो कि इस पर काम कर रहे हैं, और उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर की जा सकती हैं वो अपने कंक्लूजन में मेंशन करके आप अपने इस आंसर को अच्छे से यहाँ पर स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब जो जनरली आपका जो एनएफएसए का जो एक्ट है डायरेक्टली तो कहीं डिस्कस नहीं हुआ, आपका वन नेशन वन राशन कार्ड का जो 2 मिनट का सेशन था वहाँ पर आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई गई थी एनएफएसए के दौरान कि क्या इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि राशन कार्ड आपके यहाँ पर लिए गए हैं। फिर उसके अलावा क्या क्या एक आपका जो टीपीडीएस का सिस्टम है उसके तहत क्या क्या यहाँ पर डिजिग्नेशन रखी है, कितना कितना अमाउंट वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, किस रेट पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें आपकी इन्हीं पर्टिकुलर चीज़ों में कवर हुई हैं, बट एज पर अगर हम कहें कि एनएफएस से आपका डायरेक्टली कवर हुआ है तो ऐसा कोई डायरेक्टली सेशन में कवर नहीं किया गया है, इनडायरेक्टली बाकी टॉपिक्स के साथ आपका ये कवर किया गया है। उसी तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन था ये भी बाकी टॉपिक्स को ही लिंक करते हुए, बाकी स्कीम्स को लिंक करते हुए आप यहाँ पर उसका आंसर लिख सकते हैं। तो आइए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14th क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपकी बात की जा रही है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। डायरेक्टली आपसे पूछ लिया गया कि बताइए क्या क्या प्रेजेंट चैलेंजेस हैं बिफोर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और किस तरीके से जो आपकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो प्रोवाइड करती हैं एक अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है जी। तो दोनों ही आपके एग्रीकल्चर और साइंस एंड टेक का एक हम कह सकते हैं एमलगमेशन आपको यहाँ पर यूपीएससी ने तैयार करके दिया है, ठीक है जी। तो बेसिक्स ही अगर हम बात करें कीवर्ड्स के बारे में, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, प्रेजेंट चैलेंजेस और क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो कि एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है जी। तो ये 3 कीवर्ड्स हैं, इसी के अराउंड आपका यहाँ पर बेसिक सा स्ट्रक्चर भी किया जाएगा कि इंट्रोडक्शन में आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बता दीजिए क्या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होती है, उसकी बेसिक्स ही वहाँ पर डेफिनेशन दे दीजिए। फिर बताइए कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, कि बेसिकली सबसे पहली बात इंडिया की जो आपका एग्रीकल्चर है रेनफॉल डिपेंडेंट है, पुअर डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल है जितनी भी हमारी क्रॉप्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में पर्टिकुलरली अगर हम बात करें। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो पा रही, किस तरीके से आपकी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो फार्मर्स वहाँ पर कैरी आउट कर सकते हैं, उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है जी। फिर जो हमारा ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स है वो इतना इनएडिक्वेट है कि हम उसे उस तरीके से वहाँ पर बता भी नहीं पा रहे कैसे आपको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर कैरी आउट करनी है। तो बेसिक से आप यहाँ पर
पॉइंट्स में मेंशन करते हुए चैलेंजेस यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। फिर आप बता सकते हैं कंक्लूजन में कि किस तरीके से जो आपके ये जो टेक्नोलॉजीज हैं यहाँ पर, आप साइंस एंड टेक का पार्ट यहाँ पर आपका जो किस तरीके से जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को। तो बेसिक सी बात यहाँ पर आप कह सकते हैं कि माइक्रो इरिगेशन के बारे में आप बात कर दीजिए, ठीक है जी। आप स्कीम के बारे में वहाँ पर किसान सिंचाई के बारे में बता सकते हैं, एक्वापोनिक्स के बारे में बता सकते हैं, एक्वाकल्चर के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स के बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। फिर डिजिटाइजेशन के बारे में बता सकते हैं कि ज़्यादा जब आपके ये सभी जितने भी फार्मर्स हैं जितनी जल्दी इनका जो हम कह सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा उतनी ही ईजिली इन्हें जितने भी सरकार द्वारा सब्सिडीज और बेनिफिट्स या स्कीम्स जो लॉन्च की जाती हैं तो डीबीटी के थ्रू उन्हें उतना ज़्यादा उस चीज़ का फायदा मिलेगा, ठीक है। तब वो आपकी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में और ज़्यादा जान पाएंगे। जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके चलते आपके इस तरीके के आईटी इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं ताकि जितने भी ऐसे किसान भाई बंधु हैं हमारे उन्हें डायरेक्टली फ़ोन पर ही इस तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि फ़ोन तो आजकल सभी के पास है, ठीक है जी। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ पर आप इंडो इजराइल एग्रीकल्चर का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन करते हुए अपना आंसर जो क्वेश्चन की डिमांड है उसे फुलफिल करते हुए यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो आपका एक टॉपिक है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली हमारे नोट्स में कहीं केटर नहीं हुआ है, बट जो आपके कंवल सर हैं उन्होंने डेफिनेटली आपके एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी आपके मेन आंसर राइटिंग के सेशन के दौरान, ठीक है जी। तो ये बेसिक सा आपका यूपीएससी द्वारा एक बहुत ही इलाबोरेटिव, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सा यहाँ पर इको का जो सेगमेंट था आपसे पूछा गया था, 100 नंबर का आपकी इको पूछी गई थी, जिसमें जहाँ तक अगर आप देखें कि बहुत ही अगर हम देखें आपके स्टैटिक पोर्शन भी यहाँ पर कवर किया गया है, करंट अफेयर ओरिएंटेड आपसे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूछी गई है, मतलब हर एक एस्पेक्ट पर आपकी नॉलेज यहाँ पर टेस्ट की जा रही है, ठीक है जी। तो बहुत बढ़िया पेपर हम कह सकते हैं यूपीएससी द्वारा यहाँ पर सेट किया गया है। रिलेटिवली जो पिछले सालों के हिसाब से देखें इको डुएबल है काफ़ी हद तक। आप अगर आपका प्रिपरेशन अच्छी रहेगी, आप करंट अफेयर अच्छे से फॉलो किए होंगे, आपके स्टैटिक अच्छे से कवर्ड रहेंगे, 2015 से अगर हम बात करें कहाँ से आपका वो जीडीपी कैलकुलेशन से शुरुआत हुई या उससे पहले आपका एनएफएसए एक्ट से शुरुआत हुई और कहाँ आपसे यहाँ पर वी शेप रिकवरी तक आपसे पूछ लिया गया, ठीक है जी। तो काफ़ी हम देखें तो थ्रू आउट जितनी भी जर्नी रहती है किसी भी देश की इकोनॉमी की, तो कोशिश यहाँ पर यही है कि एस्पिरेंट की पूरी नॉलेज यहाँ पर टेस्ट की जा सके। अब जनरली जैसे कि जो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्कस की, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या हमारे जो सोर्सेज हैं, जो हमारे सोर्सेज ने किस तरीके से कोशिश की इन सभी कॉन्सेप्ट्स को, इन सभी क्वेश्चंस को वहाँ पर कवर करने की, और वही हमारी जनरली कोशिश रहती भी है कि जितने भी हमारे सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, बीट 2 मिनट सीरीज, बीट प्रीमिक्स की या फिर हमारे जो इस तरीके के मेन आंसर राइटिंग के इनिशिएटिव्स रहते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा रेलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके, जिसके तहत यूपीएससी आपसे वहाँ पर क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो प्रीलिम्स का समय अब नज़दीक आ रहा है, जून 5 की डेट निर्धारित की गई है यूपीएससी द्वारा। तो बेसिक सी जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे सकते हैं, जो आपका पीसीएम का जो बैच रहता है, तो बेसिकली उसी से ही हमारा एक जीएस का क्रैश कोर्स यहाँ पर तैयार किया जाता है, ठीक है जी। कि उसी में ही आपके जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेंगे प्रीलिम्स ओरिएंटेड, जितने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रहेंगे वो सभी आपको एक साथ प्रोवाइड कर दी जाएंगे। अगर आपको लगता है आपका जीएस एक बार रिफ्रेशर कोर्स की आपको जरूरत है, बट इस खास कोर्स की बात क्या है कि ये आपके प्रीलिम्स की डिमांड को तो पूरा कर ही रहा है, बट साथ ही साथ जो मेंस की डिमांड रहती है, जो कि हमने देखा कि किसी भी टॉपिक को सिर्फ किसी भी फैक्ट ओरिएंटेड तक नहीं पढ़ना है, उसका एनालिसिस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बजट को सिर्फ फैक्ट्स के लिए नहीं पढ़ना है, उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इस कोर्स में भी जो आपका डेटा यहाँ पर रखा जाता है वो आपके दोनों ही प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको लगता है कि आपका जीएस कंपोनेंट कवर्ड है तो आप करंट अफेयर कोर्स को रेफर कर सकते हैं, जिसमें आपके मोस्टली सारे जितने भी करंट अफेयर्स रहेंगे 1 जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स, जो कि 12 वीक के कोर्स के दौरान यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें आपके यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में। उसके अलावा करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज का यहाँ पर कॉम्बो तैयार किया गया है। टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, कभी भी कोई भी प्रोडक्ट बिना टेस्टिंग के तो मार्केट में उतारा नहीं जाता, तो आप कैसे एग्जाम हॉल में जा सकते हैं। तो बेसिकली उसी के लिए आपकी टेस्ट सीरीज यहाँ पर 28 टेस्ट का यहाँ पर एक बहुत ही हम कह सकते हैं सोच समझ के एक शेड्यूल तैयार किया गया है, जिसमें आपके कुछ एचएलटीज भी हैं, फिल्टीज भी हैं, करंट अफेयर बेस्ड टेस्ट भी हैं, ताकि आपके अगर करंट अफेयर आपको रिवाइज करने हैं कि जी हाँ मेरे 3 महीने करंट अफेयर में पढ़ चुका हूँ, क्यों ना एक टेस्ट दे लिया जाए, ठीक है जी। तो आपके लिए वो ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। या फिर जो हम जिसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र कोर्स, जिसमें आपका जीएस, करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज तीनों ही चीज़ें यहाँ पर कवर्ड हैं। सभी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कोर्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है, नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड हैं जो कि पर्टिकुलरली इस कोर्स में रजिस्टर की जाएंगी। तो अभी भी आपके पास चांस है, कोई भी क्वेरीज रहे आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी हर एक क्वेरी को यहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो
थर्ड वेव चल रही है, थोड़ा संभल के रहना है, अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को सभी को सुरक्षित रखना है, अपने घर वालों को सुरक्षित रखना है, और एक खुशी की लहर भी रखनी है दिमाग में। पेंडेमिक चल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको उदास ही रहना है कि घर में बंद है, जी नहीं। जो आपको यहाँ पर समय मिल रहा है उसका मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पर जनरेट कीजिए, ठीक है। जिस तरीके से लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स वहाँ पर जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से आप भी यहाँ पर इस समय को मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करने की कोशिश कीजिए। प्रीलिम्स का समय नज़दीक आ रहा है, अभी से ही तैयारी शुरू करेंगे तभी आप उस दौरान बार बार रिवीजन करने का आपको समय मिलेगा, तभी आपके जो कट ऑफ की जो हम कह सकते हैं लक्ष्मण रेखा है, तभी आप उसे वहाँ पर पार कर पाएंगे, ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे।